संस्थान के संसाधन के अंतर्गत दो प्रकार के संसाधन आते हैं। नंबर 1 मानवीय संसाधन, नंबर 2 भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शिक्षक, छात्र, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट तथा अन्य वे सभी लोग जो मानव की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? मानवीय संसाधन के अंतर्गत उन्हें माना जाता है। दूसरा है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधनों में भवन, टीचिंग एड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, और जितना भी सामग्री विद्यालय संस्थान के अंतर्गत होती है वह समझ किस में आती है? भौतिक संसाधन के अंतर्गत आती है। इसमें सारे रिकॉर्ड्स जो परीक्षा से संबंधित हैं या किसी अन्य चीज़ से संबंधित रिकॉर्ड्स हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सूचनाओं और अभिलेखों का प्रबंधन में 3 शब्द आते हैं। नंबर 1 सूचना, नंबर 2 अभिलेख और नंबर 3 प्रबंधन। नंबर 1 सूचना। सूचना क्या है? सूचना को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। इंफॉर्मेशन को हम अगर देखें तो वर्ड आता है इनफॉर्म। इन माने में, फॉर्म माने प्रारूप। अगर हम किसी निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत कार्य किसी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएं तो वह इंफॉर्मेशन कहलाती है। अगर हम इसके परिभाषाओं को देखें तो डॉक्टर आर.के. शर्मा के अनुसार सूचना का आशय उस विस्तृत और उपयोगी ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण हेतु विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थात कोई भी ऐसी बात जो किसी भी कार्य को और सुगम बनाने हेतु उपयोगी सिद्ध होती है वह क्या है? सूचना। वह किसी कार्य को कराने में या करने में सहायक सिद्ध होती है, वह क्या है? सूचना। उदाहरण के तौर पर हम किसी भी अधिकारी द्वारा बताया गया उक्त व्यक्ति आपके संस्थान में दिनांक इतने से उक्त पद पर ज्वाइन करेगा। अब ये क्या है? सूचना। इसको सूचना में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि इनफॉर्म अर्थात एक निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत वह आप तक बात पहुंची। दूसरा, उससे संस्थान के अंदर एक क्रियाशीलता उस विषय की, उस कार्य को करने की आई, जिससे उनका कार्य जो वहां पर प्रबंधन कर रहे हैं उनका कार्य सुगम हुआ। तो यह क्या है? सूचना है। अब बात आती है रिकॉर्ड्स, अभिलेख। अगर हम इसे देखें तो लेख कहते हैं रिटिन, राइट, यानी किसी चीज का लिखित। अभिकरण अर्थात किसी चीज को लिखित रूप से अपने पास रख लेना क्या कहलाता है? अभिलेखीकरण या रिकॉर्ड कहलाता है। अब बात आती है प्रबंधन। इन चीजों का मतलब सूचना का और अभिलेखों का प्रबंधन, ये हमारा टॉपिक था
तो यहाँ पर हमने सूचना बता दी, सूचना अभिलेख बता दिया। अब इन प्रत्येक चीज को, सूचना को और अभिलेख को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्या है, सूचना क्या है, अभिलेख क्या है। दूसरा, इनकी आवश्यकता। सूचना की आवश्यकता क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है, आवश्यकता एवं उद्देश्य। ठीक। अब तीसरा आता है संस्थान में उसका उपयोग एवं महत्व। इन 3 बिंदुओं पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोनों ही चीजों की। अब बात आती है इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमने बता दी। अब इसकी आवश्यकता क्या है। शिक्षा में नियोजन हेतु, शिक्षा में नियोजन कहते हैं प्लानिंग। अगर कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध है तो सबसे पहले हम उसका अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हम अपनी प्लानिंग में उसको निर्धारित करते हैं, उसका उपयोग हम करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी भी चीज का आप ले लीजिएगा, एक शिक्षक की नियुक्ति से लेकर और किसी परीक्षा का गजट आने तक हम पॉइंट बाय पॉइंट कर रहे हैं। एक टीचर की नियुक्ति हुई तो जो हमारा टाइम टेबल है उसमें हम उसको प्लान करते हैं कि इन शिक्षक को कौन कौन से दायित्व देने हैं, ये क्या क्या कार्य करेंगे, इनका क्या क्या उत्तरदायित्व रहेंगे और इनका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं उनकी नॉलेज और ज्ञान के अनुसार। दूसरा है कि जब आपके रिकॉर्ड्स, मतलब अगर शिक्षक की नियुक्ति होगी, एक निर्धारित विषय उनको दे दिया जाता है, उस विषय में वो अपने कार्य को निर्धारित करते हैं, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे क्लास टीचर के तौर पर उनका वो अपने रिकॉर्ड्स रखें, चाहे वो उनके अन्य चीज़ें जितने भी उनके अभिलेख हैं उनके दायित्व उनको सौंप दिए जाते हैं। तो उनकी प्लानिंग जो होती है शिक्षा के अंतर्गत, वह समस्त प्लानिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूचनाओं के एकत्रीकरण की आवश्यकता होती है। दूसरा, कभी भी 1 साल पूर्व या 2 साल पूर्व अगर कोई कार्य किया गया है तो वह हमारे आगामी कार्य को और बेहतर बनाता है। उसमें हुई त्रुटियों को हम दूर करने के लिए भी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उसकी सूचनाओं की आवश्यकता हमें इसीलिए होती है ताकि हम उन कार्यों को करने में सक्षम हो सकें, उन त्रुटियों को समाप्त करने में सक्षम हो सकें और संस्थान को और बेहतर बनाने का कार्य हम कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट होता है शिक्षा में नियोजन हेतु। दूसरा है योजना के क्रियान्वयन में। अब जब हमारा योजना बन गई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम इस चीज को प्लान करना चाहते हैं, प्लानिंग हुई, बट प्लानिंग करते वक्त हमें उसमें आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता। हम उन कठिनाइयों के विषय में अनभिज्ञ होते हैं जो प्लानिंग करते वक्त हम निर्धारित करते हैं। तो उन कठिनाइयों को तत्काल समाप्त करने हेतु हमें सूचनाओं का एक निर्धारित अध्ययन करना होता है कि उक्त सूचनाओं के आधार पर हम उस समस्या का निराकरण करने में भी सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी का डाटा एकत्रित किया गया, विद्यालय में कक्षा डीएलएड फर्स्ट ईयर के समस्त विद्यार्थियों का डाटा एकत्रित किया जाना है। तब डाटा में क्या क्या मांगा गया है, नाम मांगा गया, पिता का नाम मांगा गया, उनके डेट ऑफ बर्थ मांगी गई और उनसे उनका लास्ट इंस्टीट्यूट मांगा गया कि उन्होंने उसमें लास्ट क्वालिफिकेशन क्या ली। इतना डाटा मांगा गया। अब उन जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं या प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने हमारे पास सूचना भेजी, कक्षा कक्ष के अंतर्गत
जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उन्होंने उस डाटा के अनुसार लिस्ट करने के लिए किसी से कहा। अब लिस्ट करने में 2 या 3 प्रविधियां हैं। एक, कक्षा कक्ष चलती रहे और सूचना ऑटोमेटिकली उसमें इनपुट हो जाए। उसके लिए क्या है, एक कागज लिया, कागज पर एंट्री की सारी और एक विद्यार्थी को दे दिया। विद्यार्थियों से कहा कि आप अपने अपने डाटा को अपने स्वच्छ लेख में इस पर साफ साफ लिख दें। किसी का भी इस प्रकार का लेख होने पर आप अपने पड़ोसी से सहायता ले सकते हैं। अगर किसी का लेख खराब है तो वह पड़ोसी से सहायता ले सकता है। अब कक्षा कक्ष का जो सराउंडेशन है, जो उसका वातावरण है, वो एज इट इज बना हुआ है। आप अपना कार्य भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उस कार्य को भी निपटा रहे हैं जिसका रिकॉर्ड्स आपको अपने मैनेजमेंट या अपने मैनेजर साहब के पास तक पहुंचाना है। तो ये क्या है, ये एक प्लानिंग है। योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना है। उस क्रियान्वयन में मान लीजिए कोई समस्या आती है, किसी बच्चे को नहीं दिखाई देता, अब वो खड़े होकर पूछेगा, सर ये जो चीज है, ये इंस्टीट्यूट का नाम मैंने तो ये भी कर रखा है और मैंने ये भी कर रखा है, आप बताओ कौन सी सूचना देनी है। वो खड़े होकर उसको पूछता है तो वह क्या है, उसके दिमाग में डाउट हुआ, उसमें समस्या आई। कक्षा कक्ष का जो वातावरण बना हुआ था वह कैसा हुआ, डिस्टर्ब हुआ। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कई बार हम बिना किसी प्लानिंग के किसी भी कार्य को कह देते हैं ये कार्य करना है। तो जब प्लान है तो प्लानिंग कंडीशंस में हम उन समस्याओं का एक बार अपने मस्तिष्क में निर्धारण कर लेते हैं। उन समस्याओं से निपटने या उनके निराकरण की जो आधारभूत अध्ययन होता है उसको भी हम अपने माइंड सेटअप करके रखते हैं। ये जो चीज होती है ये योजना के क्रियान्वयन में भी उसकी जो सूचना एकत्रीकरण की गई है उसकी आवश्यकता में रखती है। तीसरा है बजट हेतु। कोई कार्य किया, कोई प्लान किया, आप कोई भी कार्य बिना बजट के पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस कक्षा कक्ष को चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रत्येक शिक्षक के पास एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, एक जो ऑनलाइन स्रोत है जिससे हम आप तक पहुंच रहे हैं या हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक ऐसा मोबाइल या अन्य ऐसा संयंत्र होना चाहिए जिससे कि ऑनलाइन प्रोसेस पूर्ण हो सके। इन चीज़ों के लिए पैसे या धनराशि की आवश्यकता होती है। उस धनराशि को किस प्रकार किन किन मदों में खर्च करना है और क्या खर्च करना है, यह उक्त सूचना आने पर जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुरूप ही क्रियाशील किए जाते हैं और कब तक उनको भेजना है इस चीज का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो यह सीमा निर्धारण हेतु और बजट हेतु, अर्थात हमें कितना पैसा खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, किस मद में खर्च करना है, इसके साथ साथ कब तक इस कार्य को संपन्न किया जाना है, इन चीजों के निर्धारण की भी व्यवस्था की जाती है भविष्य योजना निर्माण में। अब सूचना जो तंत्र होता है, जो सूचना भेजने वाला तंत्र होता है, वह कहीं और बैठा होता है और जो क्रियान्वयन तंत्र है जो उसको क्रियान्वित करता है वह कहीं और होता है। ऐसी स्थिति में भविष्य की योजना का निर्माण, क्योंकि उनका अपना कार्य है, जो उसको क्रियान्वित कर रहे हैं उनका अपना कार्य है, वे अपने कार्य को और जो उच्च अधिकारी हैं उनके कार्य में भी कोई विघ्न ना पड़े, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य की योजनाओं का निर्माण किया जाता है कि हमारे कार्य का संपादन किस प्रकार हो सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, छात्र छात्राओं को, प्रशिक्षणार्थियों को प्रॉब्लम समस्याएं ना आए और वे कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहें। इस प्रकार का निर्धारण भी हमारे सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। अब नेक्स्ट है विद्यालय कार्यभार और शिक्षक दायित्वों हेतु। विद्यालय कार्यभार जो सूचना एकत्रीकरण होती है उसके अंतर्गत एक निर्धारित कार्य किसी व्यक्ति को संपन्न कराना होता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है और ये उत्तरदायित्व जो सूचना प्राप्त होती है उन सूचनाओं के आधार पर आगे आने वाले व्यक्ति को उनकी योग्यता और उनके
दायित्व निर्वहन के क्षमता के आधार पर दी जाती है। अब ये जो कार्य होता है यह प्रबंध तंत्र का होता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के गुणों का पूर्ण रूपेण अध्ययन करने में सक्षम है या नहीं है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी कार्य को किस प्रकार कितने समय में और कितनी गुणवत्तापूर्णता से निपटाने में सक्षम है, इसका भान अगर उच्च अधिकारियों को है तो वह शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों को उनके निर्धारित कार्यों को देने में सक्षम हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जो प्लानिंग है वह क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो सूचना का जो आवश्यकता है, जो उद्देश्य हैं, वे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है संस्था में उसका उपयोग और महत्व। अब बात आती है सूचना का उपयोग। कोई भी सूचना निरर्थक नहीं होती, प्रत्येक सूचना का अपना एक महत्व होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं।